हेलो फ्रेंड्स, आज आपका प्रैक्टिस सेट 49 रहेगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति की जीवन में नाम प्रशंसा कमाने की इच्छा जो है वो किस प्रकार का अभिप्रेरक होती है या अभिप्रेरक है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है आंतरिक प्रेरणा, सेकंड ऑप्शन आता है बाह्य प्रेरणा, थर्ड ऑप्शन आता है जैविक और आपका डी ऑप्शन आता है मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, क्या आपका एक व्यक्ति की जो जीवन में नाम प्रशंसा कमाने की इच्छा है वो एक आंतरिक अभिप्रेरक के रूप में काम करती है। कैसे? ये इच्छा जो है व्यक्ति के कहाँ होती है? भीतर से आती है। कहाँ से आती है? भीतर मतलब अंदर से आती है। और बाहरी पुरस्कार के बजाय क्या है, व्यक्तिगत जो उपलब्धियां होती हैं, जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं, वो आंतरिक आवश्यकता से क्या होती हैं? प्रेरित होती हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभिप्रेरणा ऐसी अभिप्रेरणा होती है जो बाहरी पुरस्कार दंड से नहीं आती, बल्कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति की अपनी क्या होती हैं? व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? कोई भी व्यक्ति है, उसकी क्या होगी? व्यक्तिगत ज़रूरत होगी आपकी। ठीक है, तो उन ज़रूरत और इच्छाओं से जो प्रेरित होता है, नाम और प्रशंसा पाने की इच्छा जो होती है आपकी, या व्यक्ति के आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आंतरिक इच्छा से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है आपकी। ओके, जबकि आपका जो बाह्य प्रेरणा आता है, इसमें क्या होता है कि बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को इसलिए करना होता है ताकि उसको कुछ पुरस्कार मिल सके, उसको पैसे मिल सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखते हो बोनस या फिर पद में उन्नति के लिए काम करना, ये क्या होते हैं? आपके बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है आपकी। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपकी जो जैविक है, जैविक प्रेरक के अंदर आ जाता है आपका भूख आ जाता है। इसमें आपका क्रोध आ जाता है, किसी को भूख लगना या फिर क्रोध आना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक में आ जाता है आपका रचनात्मकता, या फिर हम बोल सकते हैं जिज्ञासा आपकी। ठीक है, या क्रिएटिविटी जो होती है, ये हो जाता है मनोविज्ञान के अंदर। लेकिन बात हो रही है यहाँ जीवन का नाम प्रशंसा कमाने की इच्छा जो है वो किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो वो है आपका आंतरिक अभिप्रेरक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वो कौन सी अवस्था है आपकी? ध्यान देना है, सुनहरी अवस्था। आप तब भी अवस्थाओं के बारे में पढ़ो तो उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। लाइक जैसे आपका अगर किशोरावस्था की बात करते हैं तो इसको तनाव तूफान की क्या कहते हैं? यह संघर्ष काल कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौने की अवस्था। तो ऐसी क्या है, इनके क्या है नाम है इस तरीके से अवस्थाओं के, तो वो नाम भी क्या है याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम पूछ के अवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, मानव विकास की कौन सी अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भी आपका बाल्यावस्था होगा, कि जो आपकी बाल्यावस्था होती है इसको सुनहरी अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चरण होता है जब बच्चा क्या करता है, काम और भविष्य की चिंता से क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। मीन्स केवल खेलने कूदने और सीखने में क्या करता है, वो आनंद लेता है। ठीक है, बचपन के जो स्टार्टिंग के साल ईयर जो होते हैं उसमें क्या होता है, जन्म से लेकर 6 साल तक मस्तिष्क का क्या होता है, तेज़ी से विकास के कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये जो आपका काल होता है। ठीक है, आपकी जो ये अवस्था है इसका करेक्ट आंसर तो आपका बाल्यावस्था हो गया। अगर हम यहाँ शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था आपकी कब से होती है? जन्म से लेके 6 वर्ष की होती है। ठीक है, बाल्यावस्था 6 वर्ष से आपकी कितने 6 वर्ष से आपकी 10 वर्ष या फिर 11 वर्ष की मान के चल लो। आपका किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक की होती है, तो ये आपकी 11 वर्ष की हो गई। और आपकी क्या है, प्रौढ़ अवस्था जो होती है वो 18 से अधिक वाली जो होती है वो होती है आपकी प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, और आपका शैशवावस्था में क्या होता है
कि जो बालक है वो बोलना सीखता है। क्या सीखता है? बोलना, बोलना और व्यवहार करना, व्यवहार करना क्या है? सीखता है। ठीक है। जबकि बाल्यावस्था में क्या करता है वो बच्चा? क्या है? अनुशासित व्यवहार सीखता है। कैसे व्यवहार सीखता है? अनुशासित, अनुशासित व्यवहार सीखता है। ठीक है। किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में जो बालक होता है आपका, किशोरावस्था में जो है परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किसकी ओर? परिपक्वता, परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है? ये किशोर अवस्था के बाद वाली अवस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो समाज में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार होता है प्रौढ़ अवस्था में आपका। ठीक है। तो सुनहरी अवस्था का आंसर है आपका बाल्य अवस्था इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि समपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सेकंड ऑप्शन आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाते हैं, सी ऑप्शन अध्ययन कौशल विकसित करते हैं, डी ऑप्शन ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है। ओके, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, मीन्स ये उन बच्चों की ज़रूरत को पूरी करते हैं जो स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं? उच्च क्षमता रखते हैं, जिन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए क्या होता है? बहुत सारी चुनौती और मार्गदर्शन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए संपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाते हैं। मीन्स आपका आता है कि ये जो बच्चे होते हैं वो नई रुचि, मीन्स नई चीज़ में क्या है? रुचि और कौशल को तलाशने का मौका देते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास क्या है? बढ़ता है और वो स्कूल में ज़्यादा प्रेरित क्या है? महसूस भी करते हैं। ठीक है। और आपका सी ऑप्शन आता है कि अध्ययन कौशल विकसित करते हैं, मतलब कि संपुष्ट जो कार्यक्रम है वो संबंध प्रबंध, मीन्स कहने का मतलब ये है कि परीक्षा की तैयारी की जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन और स्वयं निर्देशित शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण अध्ययन जो कौशल होते हैं उनको सिखाते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि संपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये प्रतिभाशाली बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये वो कार्यक्रम होते हैं जिन्हें बेहतर अध्ययन कौशल सिखाते हैं, उनकी रुचि जगाते हैं बच्चों की, उन्हें चुनौती देते हैं जिससे वे ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं आपके। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है आपका। फर्स्ट ऑप्शन सृजनात्मकता केवल कलाकारों के लिए होती है, बी ऑप्शन समस्या को नए तरीके से देखने, मौजूद चुनौती का सामना करने में मदद करती है, थर्ड ऑप्शन सृजनात्मकता लचीलापन होता है, डी ऑप्शन एक सीखा हुआ कौशल है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपको मेरे को लग रहा है आई थिंक 99% बच्चों को पता होगा। तो 99% बच्चों को इसका आंसर पता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है केवल। और आपने अगर मेरी एक वीडियो बनाई थी मैंने कि सीटेट में गलती मत करना भाई, ये गलती जो है आपको फेल करवा सकती है, तो उसमें यही आपका पॉइंट था, एक उसके अंदर था ये पॉइंट, और या फिर उसके अंदर भी पॉइंट था एक। आपने अगर एक और वीडियो देखी हो जो मेरे इसमें मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर कि सीटेट पास करने की 3 ट्रिक जो हैं, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ स्पेशली हाईलाइट करके बताई है कि जहाँ केवल आ जाता है वो आंसर क्या होता है आपका? मोस्टली गलत होता है। क्यों? क्योंकि केवल तो कोई हो ही नहीं सकता कि केवल ये चीज़ होनी चाहिए, केवल यही चीज़ कर सकते हैं, केवल गृह कार्य कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो ये आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा कि सृजनात्मकता केवल कलाकारों के लिए नहीं होती भाई, सबके लिए होती है जो सृजनात्मकता होती है। तो गलत क्या है, तो गलत तो ये हो गया। अब इसमें ऑप्शन आता है आपका, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, अगर ऑप्शन में यहाँ ये ऑप्शन नहीं होता और होता सृजनात्मकता के बारे में क्या सही है, तो सही में आपके ये क्या है, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ बी ऑप्शन की बात करते हैं कि नई तरीक़ों से देखने में हेल्प करती है, तो यस करेक्ट है, ये करती है। जिससे क्या होता है कि आपको कोई भी बाधा आती है तो बाधाओं के अवसरों में बदल सकते हैं। मीन्स समस्या के जो मौलिक और जो नवीन आपके, ठीक है, मौलिक और नवीन समाधान क्या है, खोज सकते हैं इसके माध्यम से, सृजनात्मकता के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो पुराने विचार को नए तरीके से व्यवस्थित करती है और जो भी कल्पनाएं होती हैं उनको उत्तेजित करने में भी क्या होती है, सक्षम बनाती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर आता है कि जो तनाव होता है, क्या होता है, तनाव को क्या करती है, तनाव को कम करने में, और जो भी हमारी बहुत हार्ड कठिन परिस्थिति से निपटने में भी हेल्प कर सकती है ये आपकी, ठीक है। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो सृजनात्मकता होती है वो नए तरीक़ों से देखने, मौजूदा चुनौती का सामना करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, सृजनात्मकता लचीलापन होता है। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत जो लचीलापन होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके समाधान के लिए बहुत सारे तरीके के विचार को प्रस्तुत करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम होना। एक ही तरीके से सोचने के बजाय क्या करना है, अलग अलग कौन से सोचने की क्षमता रखना ही लचीलेपन के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कि यह एक सीखा हुआ कौशल होता है। तो सृजनात्मकता जो होती है वो एक सीखा हुआ कौशल होती है जिसे अभ्यास और प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है। मीन्स ये जन्मजात प्रतिभा और प्रशिक्षण के संयोजन का रिजल्ट होती है आपका, ठीक है। सृजनात्मकता केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसको नया बनाने के लिए जितने भी विचार होते हैं उसको क्या किया जाता है, नए तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर हो गया आपको कि अगर ऑप्शन में गलत आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज सृजनात्मकता के बारे में 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट, ज्ञान अनुभव की यथेष्टता। सेकंड, यथेष्ट अभिप्रेरणा। सी ऑप्शन, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन। या डी ऑप्शन आता है, कम बुद्धि और ज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कम बुद्धि और ज्ञान वाला जो कथन है गलत है। क्यों? क्योंकि जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, क्या हैं, उच्च बुद्धि, ठीक है। उच्च बुद्धि और जो जितना भी पर्याप्त ज्ञान होता है वो चिंतन शक्ति के लिए, विकास के लिए आवश्यक होता है। और चिंतन प्रक्रिया में ज्ञान और अनुभव की जो यथेष्टता होती है, अभिप्रेरणा होती है, स्वतंत्रता या लचीलापन होता है, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स आपका जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि जो कम बुद्धि और ज्ञान है ये क्या है, ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें उच्चतम बुद्धि की आवश्यकता होती है आपकी, ठीक है। यहीं पे ऑप्शन आता है ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता। मतलब कि ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी विषय पर सही ढंग से सोचने के लिए उस विषय से संबंधित जो जितना भी ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, वो पर्याप्त होना चाहिए, या उसकी आवश्यकता, वो क्या है, पर्याप्त ज्ञान जो है या पर्याप्त ज्ञान का होना बहुत आवश्यक होता है। इसी तरीके से आता है यथेष्ट प्रेरणा। मतलब कि आपका ये कथन भी सही है। अगर ऑप्शन यहाँ ये नहीं आता तो ये कथन क्या है, सही है। तो आपका यथेष्ट अभिप्रेरणा का मतलब है कि किसी भी समस्या का, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन या उसको हल करने के लिए प्रेरणा
या फिर अभिप्रेरणा का होना जो होता है वही आपका चिंतन प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका यथेष्ट स्वतंत्रता और लचीलापन। मीन्स सोचने की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से लचीलापन होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए या होना आवश्यक होता है। क्यों? ताकि नए विचार को अपना सकें और विभिन्न दृष्टिकोण से सोच सकें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फर्स्ट ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर, सेकंड ऑप्शन स्कीनर, थर्ड ऑप्शन ब्रूनर या डी ऑप्शन थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। तो हार्वर्ड जो गार्डनर है उसने दिया था। इन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक जो इनकी थी फ्रेम ऑफ माइंड, कौन सी थी? फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, क्या थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। गार्डनर का यह सिद्धांत जो था वो बुद्धि की जो पारंपरिक मीन्स एकल आयामी जो अवधारणा को चुनौती देना था, इनका जो सिद्धांत था। इसलिए और इनका सुझाव भी ये था कि व्यक्ति में कई अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है आपकी। ठीक है, एक इकाई बुद्धि नहीं होती बल्कि क्या होती है? कई प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि के टाइप्स कितने बताए थे? तो इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे आपके। क्वेश्चन आ सकता है यूपी टेट में, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने जो प्रस्तुत किया था उसके कितने टाइप से बुद्धि के? तो 8 हैं। कौन सी बुक में सिद्धांत के बारे में बात की गई थी? तो फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी में 1983 में। ठीक है, और एक इकाई वाला जो बुद्धि है उसको चुनौती देने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वंशानुक्रम संदर्भ में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन, माता पिता से संतान में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। सी ऑप्शन, इसमें वंशानुक्रम रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। या डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन कि माता पिता से संतान में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया ही क्या है? वंशानुक्रम का सही कथन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आता है आपका वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। तो ये गलत है कि भाई लिंग निर्धारित नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो XX जो आपके XX और XY जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इनके संयोजन से बालक के लिंग निर्धारण होता है आपका। ठीक है, ऐसी आपका ऑप्शन आता है सी कि वंशानुक्रम में रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो ये भी कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो वंशानुक्रम है वो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को क्या करता है? प्रभावित कर सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद और भावात्मक या भावनाओं पर क्या होता है? वातावरण का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मानसिक गतिविधि है, लक्ष्य निर्देशित है या आपका सभी। तो करेक्ट आंसर इज सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक गतिविधि भी है। किस लिए है? कि चिंतन में क्या होता है कि जानकारी को संसाधित करना या हम कह सकते हैं ध्यान देना। क्या होता है?
ध्यान देना आपका, ध्यान देना या फिर जो हमारी यादें होती हैं उनको संग्रहित करना या फिर पुनः प्राप्त करना, ये प्रक्रियाओं का चयन करना शामिल होता है। मानसिक प्रक्रिया क्यों है? अनिवार्य रूप से क्योंकि एक उच्च स्तरीय मानसिक गतिविधि है जो मोस्टली किस चीज़ के लिए, तार्किक जो सोच होती है, तार्किक सोच, समझ, समस्या के समाधान के लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आता है लक्ष्य निर्देशित, मतलब चिंतन जो है वो एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया भी है। इसका मतलब ये है आपका कि ये आम तौर पर किसी भी समस्या को हल करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती है आपकी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ 4 ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमसे कुछ लोग जो कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मजबूत हैं, तो ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट, विविधता के सिद्धांत, सेकंड, बुद्धि लैंगिक विभिन्नता पर, सी ऑप्शन बुद्धि प्रजाति पर, डी ऑप्शन व्यक्तिगत प्रगतिशील पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन, विविधता के सिद्धांत पर। किस पर? विविधता के सिद्धांत पर, ठीक है। विविधता के सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी आपका, ठीक है, जो बताता है कि एक समूह में अलग प्रकार की विशेषता मौजूद होती है, जैसे लंबाई हो गई, रंग हो गया या ताकत हो गई। ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी समुदाय में लोगों की जो शारीरिक और जो कार्यात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो अलग होती हैं और ये अंतर ही उस समुदाय की विविधता को दर्शाता है। मीन्स यहाँ आपका विविधता की जगह अगर आता है विभिन्नता, विभिन्नता का सिद्धांत, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसको क्या कहते हैं? सकारात्मक हस्तांतरण, सेकंड नकारात्मक हस्तांतरण, सी शून्य हस्तांतरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा ये सकारात्मक हस्तांतरण आपका, ठीक है। कि सकारात्मक हस्तांतरण कैसे होता है कि एक परिस्थिति में जो भी हम ज्ञान को सीख रहे हैं अगर वो दूसरी परिस्थिति में हमारी हेल्प करता है तो वो पॉजिटिव होता है हमारे लिए, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर हमने एक परिस्थिति में कोई चीज़ सीखी है और वो दूसरी परिस्थिति में बाधा डालती है तो वो नेगेटिव होता है। अगर सी ऑप्शन कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, ना तो अच्छा ना बुरा, तो ये आपका शून्य हस्तांतरण के अंतर्गत आता है। तो मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया इनसे रिलेटेड ही आपके क्या हैं क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन में अगर आ जाता कि एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में हेल्प नहीं करता, तो आपका क्या आ जाता है नेगेटिव, मतलब दूसरे अधिगम में बाधा डालता है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाता है। अगर आता कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो शून्य आ जाता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकते हैं, आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है, देन उसका आंसर लगाना है। तो यहाँ आपके जो क्वेश्चन है समाप्त होते हैं, क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।